हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में। इस पर आप लोगों को कई लेक्चर्स मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। तो इसमें आज जो चैप्टर है आप लोगों का, जो चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे कि इनके कलेक्शंस के मेथड क्या होंगे। तो प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के मेथड्स अलग हो जाएंगे और सेकेंडरी डेटा के अलग होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो प्राथमिक समांक होते हैं उनको एकत्र करने के मेथड्स कौन से हैं। आज उन्हीं मेथड्स को हम डिटेल में समझेंगे। तो पहला मेथड जो हो जाता है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा का प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नेम से ही क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या हो जाएगी, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली यानी कि सामने से आप खुद जा करके सामने वाले व्यक्ति से किसी तरह की सूचना को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हो जाता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। अगर हम एक लाइन में कहें तो इस रीति में अनुसंधानकर्ता सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित करके समग्र एकत्र करता है। अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स द पर्सन्स अबाउट व्हेन इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड। कहने का मतलब ये है कि जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जिन लोगों से हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जो इन्वेस्टिगेटर होगा, जो अनुसंधानकर्ता होगा, वो डायरेक्टली उन लोगों से मिल करके उस इन्फॉर्मेशन को लेता है। तो इसमें क्या रहेगा कि आप डायरेक्टली किसी सामने वाले से, जिससे भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, डायरेक्ट मिल करके इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन जो होगी बहुत सटीक होती है, बहुत ही सही होती है, उसमें एक्यूरेसी भी रहती है और क्या रहता है कि आपके जो भी उद्देश्य है, जो भी पर्पस है, उससे टोटली रिलेट करती है, उससे पूरी तरह से जुड़ी होती है। तो ये हो जाता है आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। तो इसकी मेरिट्स में क्या हो जाएगा कि उच्च स्तर की शुद्धता रहती है, हाई लेवल एक्यूरेसी रहेगी, मौलिकता होगी, फ्लेक्सिबल होती है, लोचदार रहेगी। अन्य सूचनाओं की प्राप्ति जब स्वयं ही खुद ही जो इन्वेस्टिगेटर है वो कलेक्ट करेगा, तो साथ ही और भी बहुत से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है उन लोगों से जो कि उसके लिए यूजफुल हो सकती हैं। सजातीयता व तुलनीयता, आंकड़े जो भी कलेक्ट होंगे वो खुद इन्वेस्टिगेटर कर रहा है तो एक जैसे आंकड़े होंगे और आपस में उसमें कंपैरिजन किया जा सकेगा। शुद्धता की जांच का अवसर, क्योंकि अनुसंधानकर्ता खुद जो है परीक्षण कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो वहाँ पर उसके पास ये अवसर रहता है कि वो ये चेक कर ले कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है। तो ये इसकी मेरिट्स हो जाती हैं। डीमेरिट क्या हो जाएंगी, विस्तृत क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त है। अगर आप जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर एक एक व्यक्ति से जा करके क्वेश्चंस करना, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या रहेगा कि उसमें धन भी अधिक लगेगा, समय भी अधिक लगेगा और परिश्रम भी ज़्यादा लगेगा। व्यक्तिगत पक्षपात रहता है, क्योंकि वो स्वयं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है जो उसके पर्सनल ओपिनियन हो वो भी काफ़ी इफेक्ट करें उस इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट हो जाएगा समय एवं धन का अधिक व्यय, क्योंकि ये इसमें आपका अगर समग्र का बहुत बड़ा है, जो अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो उसमें क्या होगा कि अगर एक एक व्यक्ति से हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने लगेंगे तो बहुत अधिक समय भी लगेगा और काफ़ी हमारी मनी भी इन्वेस्ट हो जाएगी। इस वजह से क्या रहती है कि इसकी डिमेरिट्स हो जाएंगी। तो ये हो गई प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान मेथड। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड वाला, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से कर रहे थे, यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से, मौखिक रूप से किया जाएगा। इस अनुसंधान में क्या रहता है कि अगर अनुसंधान का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, जहाँ पर भी आप रिसर्च कर रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन का एरिया काफ़ी बड़ा है और आप व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति से जाकर नहीं मिल सकते, तो वहाँ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति चुन लिया जाता है जिसको उस पूरे क्षेत्र के बारे में अच्छे से नॉलेज होती है। तो उस व्यक्ति से अगर हम सूचनाएं कलेक्ट कर लेते हैं तो वो सारी सूचनाएं वही सही मानी जाती हैं कि उससे अगर हम अलग व्यक्तिगत रूप से गए होते, हमने व्यक्तियों से पूछा होता, तो वही सूचनाएं होती जो कि हमें उस व्यक्ति ने दी हैं। जैसे कि अगर क्लास के बारे में हमें सारी जानकारी एकत्रित करनी है, कलेक्ट करनी है, तो क्या होता है, जो क्लास का मॉनिटर होता है हम उससे मिल लेते हैं, उस मॉनिटर से हमें पता चल जाता है कि जो क्लास में सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए होती है। तो यही हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इसकी जो मेरिट्स हो जाती हैं, ये मितव्ययी रहता है, क्योंकि हमें कुछ ही व्यक्तियों से या किसी एक ही व्यक्ति से सूचनाएं लेनी है, तो ये मितव्ययी हो जाएगा। विस्तृत क्षेत्र, अगर क्षेत्र बड़ा हुआ अनुसंधान का, तो वहां पर भी ये विधि उपयुक्त रहेगी। पक्षपात का कम प्रभाव, इसमें क्या होगा, अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति से इंडिविजुअली नहीं मिलता, तो यहाँ पर पक्षपात की कमी रहेगी, पक्षपात कम होगा। गुप्त सूचना की प्राप्ति, इसमें रहता है कि अगर हो सकता है जो हम व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति से मिलते हैं तो वो व्यक्ति हमें वो सारी सूचनाएं नहीं दे पाता, इस वजह से भी हो सकता है कि वो शिक्षित ना हो, जिस वजह से हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हो अपने बारे में। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति दे रहा है जो उस क्षेत्र के बारे में पूरी नॉलेज सही से रख रहा है, तो वो सूचनाएं हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हो जाएंगी। तो ये हो जाती है कुछ मेरिट्स इस मेथड की, और इसके
इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो इसमें क्या रहेगा, उच्च मात्रा की शुद्धता नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सूचनाएं हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो व्यक्ति खुद नहीं दे रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति उसके बिहाफ पे दे रहा है। तो हो सकता है कि वो सूचनाएं पूरी तरह से शुद्ध ना हो। सूचना देने वाले की पक्षपात भावना, अगर जिससे हमने सूचनाएं कलेक्ट करी, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, हो सकता है वो सही सूचनाएं हमें नहीं दे रहा हो। सूचना देने वाले की अरुचि, जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति हमें सूचना दे रहा हो वो भी सूचना देने में रुचि रखता हो सकता है उसको इंटरेस्ट ना हो, तो वो गलत सूचनाएं भी हमें दे सकता है। ये हो जाती है कुछ डिमेरिट्स इस मेथड की, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट आ जाएगा स्थानीय संवाददाताओं द्वारा जानकारी प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कोरिस्पॉन्डेंट। इसमें क्या रहेगा कि अनुसंधानकर्ता जो होता है वो विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त कर देता है। वो व्यक्ति उससे रिलेटेड सूचना उसको कलेक्ट करके देते रहते हैं। इसका अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने तो हो जाती है न्यूज़ जो आप लोग देखते हैं या फिर न्यूज़ चैनल पर या फिर न्यूज़पेपर में जो आती है, तो किस तरह से आती है। जो भी न्यूज़ चैनल है का ओनर है या जो भी न्यूज़ दे रहा है वो खुद तो नहीं जाता, अलग अलग जगहों पर वो क्या करता है, वहाँ पर संवाददाताओं की नियुक्ति कर देता है। आपने बोलते सुना होगा कि संवाददाता, इनके जो भी नाम होगा, कैमरामैन, इन सबके नाम पूरा लेते हैं, आपको बताते हैं कि अलग किस जगह से वो न्यूज़ को दे रहे हैं। वही चीज़ है कि अलग अलग जो है संवाददाताओं की नियुक्ति कर दी जाती है। वो उस क्षेत्र से रिलेटेड सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं और देते हैं किसको, जो अनुसंधान करता है, रिसर्चर होता है। तो वो हो जाता है संवाददाताओं द्वारा जानकारी की प्राप्ति। अब इसकी भी अपने कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या हो जाएंगी, विस्तृत क्षेत्र, अगर क्षेत्र बड़ा है, जैसे कि न्यूज़ ही है, पूरे इंडिया की कलेक्ट करनी है, वो तो डिपेंड करता है कि जो भी न्यूज़ चैनल है वो स्टेट लेवल तक का है या फिर नेशनल लेवल तक का है, वो डिपेंड उस पर करता है। तो जैसे न्यूज़पेपर ही है, तो उस न्यूज़पेपर जो है वो लोकल के आते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो न्यूज़पेपर होता है तो उसमें जो है एक सिटी वाला भी अलग से लगा होता है पेज, जिसमें उस सिटी से रिलेटेड ही सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, और एक होता है जिसमें कि पूरे देश से रिलेटेड रहती है, राज्य से रिलेटेड रहती है। तो अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर भी आते हैं और इसी तरह न्यूज़ चैनल भी हैं। कुछ जो है वो स्टेट लेवल तक की न्यूज़ देते हैं, कुछ नेशनल लेवल की भी देते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि क्षेत्र कैसा है। अगर क्षेत्र बहुत बड़ा होगा तो वहाँ पर सूचनाओं को कलेक्ट करने के लिए संवाददाता ही सबसे उपयुक्त रहेंगे। उसके बाद आ जाता है मितव्ययी भी होती है और नियमितता भी रहती है। इसमें क्या रहेगा, सूचनाएं नियमित रूप से हमें मिलती रहेंगी। देखते होंगे आप, डेली ही न्यूज़पेपर आता है, डेली ही न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ आप लोग देखते हैं। और डिमेरिट्स क्या हो जाती हैं, शुद्धता की कमी। वहाँ पर डिपेंड कर जाता है संवाददाताओं पर, जो भी न्यूज़ हमें दे रहे हैं तो वहाँ पर डिपेंड करेगा कि उनकी न्यूज़ का देने का तरीका क्या है, या फिर वो कितनी सही न्यूज़ को कलेक्ट कर पा रहे हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर न्यूज़ आती है किसी भी चीज़ की, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पर किसी के द्वारा कुछ बताया जाएगा कि इतने लोगों की मृत्यु हो गई, कोई दूसरा चैनल आपको देखेंगे कि कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। तो वहाँ पर ये थोड़ा सा आपस में चेंजेस हो जाते हैं। वो किस लिए हो जाते हैं कि वो डिपेंड करता है उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने पर। नेक्स्ट आ जाएगा मौलिकता का अभाव। मौलिकता का अभाव में ये रहता है कि जो भी संवाददाता होता है वो अपने अनुमान पर भी न्यूज़ को देता है, जिस वजह से भी रहता है कि मौलिकता की थोड़ी कमी रहेगी। पक्षपात भी हो सकता है। पक्षपात वही हो जाएगा कि उनकी पूर्व धारणाओं पर, उनकी सोच पर डिपेंड कर जाएगा, वो किस तरह से उस न्यूज़ को ले रहे हैं वैसे ही वो आपको पहुंचाएंगे। तो ये हो जाती हैं इसकी कुछ डिमेरिट्स। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त करना, इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर टू बी फिल्ड इन बाय इन्फॉर्मेंट्स। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है इसका प्राथमिक आंकड़ों को कलेक्ट करने की मेथड, सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवा करके। प्रश्नावली क्या हो जाएगी, क्वेश्चनर। इस मेथड में क्या रहता है, जो अनुसंधानकर्ता होगा, इन्वेस्टिगेटर होगा, वो डेटा को कलेक्ट करने के लिए प्रश्नावली तैयार करता है। प्रश्नावली क्या होती है, तो जो भी उसका अनुसंधान का उद्देश्य होगा, जो भी पर्पस होगा, जिस पर्पस से वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उस पर्पस से रिलेटेड क्वेश्चंस को वो उसमें डालता है, जो कि क्या कहलाती है, प्रश्नावली, क्वेश्चनर कहलाता है। तो उसमें क्या रहेगा कि वो व्यक्तियों को भरने के लिए देता है, जिससे कि सूचनाएं प्राप्त करनी है। वो डाक के माध्यम से भी भेज सकता है, या आजकल तो हम लोग देख रहे हैं ऑनलाइन का जमाना है, तो ज्यादातर क्या रहेगा कि ईमेल करने को बोल सकता है आपसे, या फिर अलग अलग साइट्स जो होती हैं उन पर कोई प्रोडक्ट ही आप खरीद रहे होते हैं, जो साइट्स होती हैं उन पर बाद में फीडबैक मांगा जाता है, जो कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं कि आप अपने उनके क्वेश्चंस कहाँ से दीजिए, उनको फीडबैक दीजिए, इस तरह से रहेगा। तो आप भरकर जब उसका क्वेश्चंस को भेजते हैं, जिससे कि उनको अनुमान लग जाता है या उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए होगी। अब इसकी कुछ मेरिट्स रहती है, कुछ डिमेरिट हो जाएंगी। जो मेरिट हो जाएगी, अगर विस्तृत क्षेत्र, अगर क्षेत्र बड़ा है, आप व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच सकते हर व्यक्ति तक, तो आप इसके माध्यम से आसानी से सूचनाओं को कलेक्ट कर सकते हैं। और आज के टाइम में जो कि हर चीज़ क्या हो गई, डिजिटल हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ई-कॉमर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ईजी हो जाता है सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, डायरेक्ट कस्टमर से
कांटेक्ट बनाना, कम्युनिकेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। मितव्ययी रहती है क्योंकि इसमें परिश्रम भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा और धन भी कम खर्च होता है। मौलिकता, विश्वसनीयता रहती है क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो भी सूचना दे रहा है, उस वो व्यक्ति खुद अपने स्वयं से आंसर दे रहा है, स्वयं आंसर कर रहा है आपके क्वेश्चंस का। तो वहाँ पर जो सूचनाएं, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो मौलिक होती है और विश्वसनीय भी होती है। अब इसकी जो डिमेरिट हो जाएंगी, तो डिमेरिट में सबसे बड़ी डिमेरिट ये हो जाती है सीमित उपयोग। यहाँ पर डिपेंड करेगा कि जो व्यक्ति शिक्षित है वही उसका आंसर कर पाएगा। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो जो क्वेश्चन वो पढ़ ही नहीं पाएगा तो आंसर कहाँ से करेगा। इसी तरह आ जाएगा कि अगर आप ऑनलाइन चीज़ें कर रहे हैं तो ऑनलाइन में भी आपको पता होना चाहिए ना कि किस तरह से उसे आपको करना है, तभी तो आप आंसर कर पाएंगे। ये इसकी बहुत बड़ी डिमेरिट हो जाएगी। अपर्याप्त एवं अपूर्ण सूचना, अगर क्वेश्चन सही से नहीं बताए गए हैं या क्वेश्चन जो है पूरी तरह से जो भी हमारा उद्देश्य था उसको ध्यान में रखकर हमने तैयार नहीं किए हैं, या फिर बहुत बड़े हैं या इस तरह के हैं कि सामने जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसे समझ ही नहीं आ रहे हैं, तो वो आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। सूचकों की अरुचि एवं भय, कभी कभी ये होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बहुत से हम लोग होते हैं फीडबैक नहीं करते हैं, बहुत सी चीज़ों का हम लोग जो सामान तो परचेस कर लेते हैं लेकिन फीडबैक नहीं देते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी रहेगा कि अगर हमारी रुचि होगी आंसर करने में तब तो हम वो प्रश्नावली या जो भी क्वेश्चनर है उसको भर के देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। नेक्स्ट आ जाता है विश्वसनीयता की कमी। कभी कभी क्वेश्चन हम सही नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका आंसर हमने गलत भर दिया, तो जिस वजह से भी क्या रहेगा कि पूरी तरह से जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एक्यूरेट नहीं होगी, सही नहीं होगी, या जो हमारा उद्देश्य है उस पर सही नहीं बैठती होगी। उसके बाद जो मेथड है वो हो जाएगा प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों का भरना, शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय इमरेटर्स। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो प्रश्नावली होती है, एक होगा कि वो स्वयं जो सूचनाएं दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनके द्वारा भर के भेजी जाएगी। और कभी कभी ये रहता है कि जो अनुसंधानकर्ता होगा, जो भी इन्वेस्टिगेटर है, वो कुछ व्यक्तियों को, कुछ पर्सन्स को इसके लिए अलग से नियुक्त कर देगा, जिनका काम ये होता है कि उस जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर जो भी इन्फॉर्मेशन देने वाला है उससे पूछ करके खुद भरना, तो वो हो जाते हैं प्रगणक। और इस तरह से जो क्वेश्चंस की सूची बनाई जाती है, जब इन्फॉर्मेशन देने वाला खुद दे रहा है इन्फॉर्मेशन तो वो प्रश्नावली कहलाती है। लेकिन अगर जो प्रगणक हैं वो भरेंगे उस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस की सूची बनाई गई है उसको आंसर्स वो खुद फिल कर रहे हैं जो प्रगणक होंगे, तो वो हो जाती है अनुसूची, शेड्यूल कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा प्रश्नावली और अनुसूची में डिफरेंस क्या होता है, आगे मैं आप लोग को अलग से भी बताऊंगी कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि इस मेथड में क्या होता है कि इस मेथड में जो अनुसंधानकर्ता होगा कुछ व्यक्तियों को नियुक्त कर देगा, वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं, प्रगणक कहलाते हैं। उनका काम क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस की सूचियां तैयार की गई हैं जिसे अनुसूची कहा जाएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सूचना दे रहा है, उन लोगों से पूछ करके उस आंसर्स को फिल करना, तो वो हो जाएगा प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों का भरना। अब इसकी भी कुछ मेरिट और डिमेरिट हो जाएंगे। मेरिट क्या हो जाएगी, अगर विस्तृत क्षेत्र है तो वहाँ पर ये विधि उपयुक्त रहती है। शुद्धता रहेगी क्योंकि स्वयं अगर पूछ करके भरेंगे, एक आपने सामने वाले व्यक्ति को दे दिया कि अब आप वो आंसर भर दें, तो उसको अगर क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा तो क्या होगा, वो आंसर गलत भर देगा या फिर छोड़ देगा। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो उससे क्वेश्चन को पूछेगा, अगर उसकी नहीं समझ में आएगा तो वो क्या होगा, उससे सामने से क्वेश्चन करेगा कि इसका आप क्या डिटेल है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप जब उसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तो वो सही इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। विश्वसनीय होती है, निष्पक्ष होती है और अशिक्षित सूचकों में भी उपयोगी है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो भी वहाँ पर जो प्रगणक होगा, जो न्यूमरेटर होगा, वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा तो आसानी से सामने वाला अपने आंसर को दे पाएगा। तो ये हो जाती हैं इसकी मेरिट्स। और डिमेरिट क्या होंगी, अधिक खर्च। अधिक खर्च कैसे आएगा, भाई कोई भी काम करने के लिए आप व्यक्ति नियुक्त कर रहे हैं, जो प्रगणक रख रहे हैं, न्यूमरेटर होगा, वो फ्री में तो काम नहीं करेगा ना, उसको भी तो आपको सैलरी देनी पड़ेगी। साथ में जटिलता होती है। जटिलता क्या होगी, क्योंकि एक अलग प्रोसेस पूरी करनी पड़ जाती है कि जो प्रगणक आप, जो न्यूमरेटर आप डिसाइड कर रहे हैं, वहाँ पर नियुक्त कर रहे हैं, तो उसको भी आपने योग्यता देखनी है, उसको चयन करना, सिलेक्शन करना है, उसको भी कुछ जो है ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसके बाद ही तो आप वहाँ पर उसको अपॉइंट करेंगे। और पक्षपात की संभावना, क्योंकि प्रगणक अगर चाहें तो पक्षपात भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर सामने वाले व्यक्ति को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो जो प्रगणक का पॉइंट ऑफ व्यू होगा वही तो उसको एक्सप्लेन करेगा और वही समझ करके जो भी सूचना दे रहा है वो आंसर करेगा। तो ये हो जाते हैं इसकी डिमेरिट्स। तो ये 5 मेथड्स थे जो प्राइमरी डेटा होता है उसको कलेक्ट करने की। काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन 5 मेथड्स में क्या होता है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में स्वयं अनुसंधानकर्ता मिलकर के जो सूचक होंगे, इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, उनसे मिलता है और आंसर्स को लेता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में
जो वहाँ पर एक व्यक्ति जो भी उस क्षेत्र में ज़्यादा नॉलेज रखता होगा उससे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा, तो वहाँ पर संवाददाता नियुक्त कर देगा अलग अलग स्थानों पर, उनसे सूचनाओं को कलेक्ट करेगा। सूचना देने वालों प्रश्नावली भरवा करके एक क्वेश्चनर तैयार करवाता है और जो भी सूचना दे रहे हैं उन लोगों के पास भेज करके उनसे सूचनाओं को लिखित रूप में प्राप्त करेगा। और जो प्रगणक होते हैं तो वहाँ पर कुछ व्यक्तियों को नियुक्त कर देता है जो कि प्रगणक कहलाते हैं, और उनमें जो क्वेश्चंस की सूची होती है जो कि अनुसूची कहलाएगी, शेड्यूल कहलाता है। उसके बाद जो प्रगणक होंगे, जो भी सूचनाएं दे रहे हैं व्यक्ति, उन लोगों के पास जा करके उनसे क्वेश्चन करेगा, जो भी सूची में लिखा होगा और आंसर लेगा और उसको लिखेगा। तो ये हो जाएंगे हमारे 5 मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो सेकेंडरी डेटा होता है उसको कलेक्ट करने के मेथड्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।